हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलियम साइंस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास नंबर 219 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का सबसे लास्ट पार्ट आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 6th सीरीज है हमारी, ये लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर के लिए। ये एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन पार्ट 6। ठीक है, हम लोग अब तक जाइलम में ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर पूरा अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। इस टॉपिक में हम लोग एक तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो, ये टॉपिक सीखने से पहले आप इससे पहले वाला जो वीडियो है यानी पार्ट 5 उसको जरूर देखो, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत बेसिक्स क्लियर किए हैं। उन्हीं बेसिक्स के ऊपर हम लोग ये जो 6th पार्ट है उसमें जो है आगे बढ़ेंगे, और उसको देखने के बाद ही आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलो शुरुआत करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, यानी प्लांट्स को जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो प्लांट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करता है और कैसे एब्जॉर्ब करता है। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन जो है प्लांट्स को वो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। स्टोमेटा ओपन होता है तो जो एटमॉस्फेयर में CO2 है वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है लीव्स के अंदर। उसी कार्बन डाइऑक्साइड में से जो कार्बन है वो प्लांट्स यूज करते हैं। तो प्लांट्स के लिए कार्बन का सोर्स तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और बाकी के जितने भी मिनरल्स है वो सारे के सारे सॉइल्स में से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो ये जो कार्बन का है वो आप अलग से याद रखिएगा कि ये CO2 जो एटमॉस्फेयर में है वहां से ऑब्टेन की जाती है, बट अदरवाइज सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल में से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। जब प्लांट सॉइल में रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है तो उसी वक्त न्यूट्रिएंट्स का भी एब्जॉर्प्शन वहां पर होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो नीट में बहुत बार पूछी जाती है और जो बेसिक कंसेप्ट भी है वो आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हमेशा पैसिव होगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन हमेशा पैसिव होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द मिनरल्स का, ज्यादातर मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन रहता है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द मिनरल्स, मैंने ऑल मिनरल्स नहीं लिखा, यानी कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनका पैसिव एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है और वाटर का पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। सवाल ये आता है कि जो मिनरल्स हैं उनका पैसिव एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो सकता। जैसे हमने कहा मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्टिवली एब्जॉर्ब, तो उनका पैसिव एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होता। तो उसका देखो सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो मिनरल्स का सॉइल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है एज कंपेयर टू देयर कॉन्सेंट्रेशन इन रूट्स। अब हमें पता है कि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। सॉइल में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, रूट्स में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो मूवमेंट जो पैसिव होगा वो रूट से सॉइल में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है पैसिव एब्जॉर्प्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉइल में कम है और रूट्स में ज्यादा है, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पैसिव एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए मिनरल्स हमेशा एक्टिवली एब्जॉर्ब ही होंगे, बिकॉज उनको अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करवाना होता है। और नेक्स्ट जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो चीज ये है कि मिनरल्स जो है वो सॉइल में चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स कौन से आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये जितने भी आयंस हैं ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस डायरेक्टली मूवमेंट शो नहीं कर सकते, इसलिए उनका केवल एक्टिव एब्जॉर्प्शन ही पॉसिबल हो पाता है। तो ये दो रीजंस हैं कि व्हाई मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब। तो फाइनल बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि मिनरल्स का एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होता है और मिनरल्स का पैसिव एब्जॉर्प्शन भी होता है, जबकि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स का जो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा। अब जैसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में, अब जो फर्स्ट या सेकंड पार्ट जो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था एनसीईआरटी समरी में, कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए हमें स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, और ये स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है एपिडर्मिस के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और पंप की तरह यहाँ पर एक्ट करते हैं, और इन्हीं पंप्स के थ्रू जो है इन आयंस का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। अब मिनरल एब्जॉर्प्शन में एंडोडर्मिस जो है वो क्या रोल प्ले करता है वो हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर हमने एनाटॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में आता है कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के बाद में आता है एंडोडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के ऊपर जितने भी पंप्स थे उन पंप्स के थ्रू मिनरल्स एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुंचे, कॉर्टिकल सेल्स में। अब कॉर्टिकल सेल्स से वो पहुंचेंगे एंडोडर्मल सेल्स में। तो एंडोडर्मल सेल्स यहाँ पर एक बहुत स्पेशल फंक्शन कैरी आउट करते हैं, वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। देखो, एंडोडर्मल सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स काफी स्पेसिफिक है, यानी कुछ सल्यूट्स को तो ये क्रॉस करने देते हैं जबकि कुछ सल्यूट्स को क्रॉस नहीं होने देते। यानी एंडोडर्मल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है,
वो हर एक सल्यूट का मूवमेंट वहां पर होने नहीं देंगे, ये काफी स्पेसिफिक होते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि एंडोडर्मिस की जो सेल्स है उनमें कैस्पेरिन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है जो कि सुबेरिन की बनी होती है। वो सुबेरिन डिपोजिशन की वजह से जो ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का वो केवल एक सिंगल डायरेक्शन में ही हो सकता है। ठीक है, अब इसी रीजन की वजह से हम लोग ये कहते हैं कि जो एंडोडर्मिस है वो एंडोडर्मिस आयंस के एब्जॉर्प्शन के लिए कंट्रोल पॉइंट का काम करती है। कंट्रोल पॉइंट का मतलब क्या होगा? बेसिकली चेक पॉइंट, मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट अंदर जाएगा और कौन सा न्यूट्रिएंट अंदर नहीं जाएगा और किस कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। ये सारा का सारा जो चेक होता है, एक जो कंट्रोल होता है, वो कौन करता है? एंडोडर्मल सेल्स। और उनमें भी वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं वो डिसाइड करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एंडोडर्मल सेल्स कंट्रोल पॉइंट्स का काम करते हैं, जहां पर एक प्लांट जो है किसी भी सल्यूट की क्वांटिटी और कौन सा सल्यूट एब्जॉर्ब होना है वो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। एक बार तो सब कुछ एपिडर्मल सेल्स के थ्रू कॉर्टेक्स में आ जाएगा, लेकिन एंडोडर्मिस में आने के बाद में यहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल गेट्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इन पे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। देखो, अब हम लोग ये चीज तो बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसलोकेशन होता है, यानी रूट्स से लेकर दूसरे पार्ट्स जो प्लांट्स के वहां तक जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं वो सब के सब वाटर के साथ में, जाइलम के साथ में ही पहुंचते हैं, जिसे आप कहते हो जाइलम सेप, यानी जाइलम के अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड के अंदर सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है। अब चीफ सिंक्स के लिए कौन एक्ट करता है सिंक की तरह, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे, एक होगा सोर्स और एक होगा सिंक। सोर्स का मतलब ये है कि वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, तो वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से एपिडर्मिस जो है वो एब्जॉर्ब करके प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है। और सिंक का मतलब ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद में अल्टीमेटली कहाँ पहुंचाया जाएगा उस पार्ट को आप कहते हो सिंक। तो जो इंपॉर्टेंट सिंक्स यानी जो चीफ सिंक्स है प्लांट्स में वो कौन कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग। देखो, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की जरूरत किसे पड़ती है? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट्स को, जो अभी ग्रोथ शो कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपका अपाइकल और लेटरल मेरिस्टम्स हमें बहुत अच्छे से पता है, प्लांट एनाटॉमी में हमने पढ़ा था कि मेरिस्टमेटिक सेल्स वो सेल्स है जो एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी मेरिस्टम्स हैं, चाहे वो अपाइकल हो या लेटरल हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंक की तरह काम करता है, यानी कि जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन होने के बाद में अपाइकल और लेटरल मेरिस्टम तक पहुंचते हैं। उसके अलावा यंग लीव्स, बिल्कुल सही बात है, यंग लीव्स, अब ये यंग लीव्स धीरे धीरे मैच्योर होकर फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करेगी, बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होगी जिसके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा डेवलपिंग प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए और जितने भी स्टोरेज ऑर्गन्स है, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स स्टोरेज ऑर्गन्स में आने के बाद में वहां पर आकर स्टोर हो जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर ये वापस इससे ग्रोइंग पार्ट्स में भेजे जा सके। अब अनलोडिंग की बात करते हैं। अनलोडिंग मतलब क्या हो गया? एपिडर्मिस के सेल पे एब्जॉर्प्शन जब हुआ न्यूट्रिएंट्स का तो वहां पे तो हो गया न्यूट्रिएंट्स की लोडिंग। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कोई माल पहुंचाना होता है हमें, तो जहां से माल लेकर आते हैं वहां पे तो उस गाड़ी में लोडिंग होती है, वो सारा सामान लोड किया जाता है। उसके बाद में जहां उसको पहुंचाना होता है वहां पे जाके उसको अनलोड किया जाता है। तो एपिडर्मल सेल्स में तो लोडिंग हो रही है। अब एपिडर्मल सेल्स में लोडिंग होने के बाद में ये जो अपने सिंक पे पहुंचने के बाद में इनकी अनलोडिंग होती है, यानी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वहां पर भेजे जाते हैं। तो ये जो अनलोडिंग होती है, ये अनलोडिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फाइन वेन एंडिंग्स। जितनी भी वेन एंडिंग्स प्रेजेंट है उन वेन एंडिंग्स की हेल्प से डिफ्यूजन होकर ये सारे के सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो है अनलोडिंग होती है और यहाँ से उनको भेज देते हैं सारे प्लांट के सेल्स में जहां पर इनका मेटाबॉलिज्म होता है। अब एक सवाल है हमारे पास में जिसमें आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। बहुत आसान सा सवाल है, वो ये सवाल है कि जाइलम केवल और केवल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ही ट्रांसपोर्ट करता है जबकि फ्लोएम केवल ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। बचपन से हम क्या सीखते आ रहे हैं? बचपन से हम ये सीखते आ रहे हैं कि जाइलम के अंदर वाटर और जितने भी मिनरल्स है, सोडियम, क्लोरीन, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है और फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन होता है जो फूड है उसका। तो ये लाइन क्या है जो है, क्या ये सही है क्या कि जाइलम केवल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम केवल ऑर्गेनिक मटेरियल का?
बचपन से हम सीखते यही आ रहे हैं, बट वो केवल एक जो है लोअर लेवल की बात है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। अब इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करने के लिए कुछ हमें भी एविडेंसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो जो नाइट्रोजन किस फॉर्म में जाइलम में ट्रांसलोकेट होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो नाइट्रोजन है वो कुछ अमाउंट में तो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन की फॉर्म में ट्रांसलोकेट किया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ नाइट्रोजन यानी मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन जो है वो अमीनो एसिड्स की फॉर्म में या अमीनो एसिड्स से मिलते जुलते कंपाउंड्स की फॉर्म में ट्रांसलोकेट किया जाता है। और अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक फॉर्म होता है, यानी जो हम ये कह रहे हैं कि जाइलम केवल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ये गलत है। नाइट्रोजन की बात कर लो, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में अमीनो एसिड्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो कि उसका ऑर्गेनिक फॉर्म है, यानी स्टेटमेंट गलत है। उसके अलावा जब हमने स्टडी की जाइलम शेप की तो हमने ये भी देखा कि यहाँ तक कि फास्फोरस और सल्फर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में ट्रांसलोकेट किए जाते हैं। तो यस, जाइलम के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होंगे। ये क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुका है कि नाइट्रोजन मोस्टली किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो आपको याद रखना होगा इसका आंसर है अमीनो एसिड्स। एनसीईआरटी में जो छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं, जो छोटी छोटी चीजें दे रखी है, उसी पे हमें फोकस करना है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने के चक्कर में छोटे छोटे कंसेप्ट छोड़ देते हैं और क्वेश्चंस इन्हीं कंसेप्ट्स पे आते हैं जो हम लोग बाद में कर नहीं पाते। अब ऐसा नहीं है कि जो जाइलम सेप और जो फ्लोएम सेप है ये बिल्कुल जो है इनमें किसी तरह का एक्सचेंज नहीं होता, ऐसा नहीं है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता रहता है। तो एक्सक्लूसिवली ये कह देना कि जाइलम में केवल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, फ्लोएम में केवल ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, ऐसा नहीं है। इनमें मटेरियल्स में एक्सचेंज भी होता है। तो ये कुछ चीजें इस बात को प्रूव करती है कि जाइलम में केवल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है रीमोबिलाइजेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। देखो, पहले तो हमने मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके डेवलपिंग पार्ट्स तक पहुंचा दिया, उसको तो हमने कह दिया मोबिलाइजेशन। अब मैं कहता हूँ रीमोबिलाइजेशन, यानी मोबिलाइजेशन के बाद में एक बार और मोबिलाइजेशन, उसको हम कहते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स। समझे इसको कैसे हुआ? तो देखो, एक डायग्राम है आपके सामने। इस पिक्चर के अंदर हमने शो कर रखा है कि यहाँ पर एक ओल्ड लीफ है, जो सबसे नीचे लीफ है ये ओल्ड लीफ है। अब ये ओल्ड लीफ धीरे धीरे अब कुछ टाइम में इस प्लांट से अलग हो जाएगी। होता है, हम कहते हैं ना सेनेसेंट लीफ। सेनेसेंट लीफ मतलब एज्ड, जिसका एज हो चुका हो। तो ये जो है लीफ, ये लीफ सेनेसेंट हो चुकी है। अब कुछ टाइम में ये लीफ इस प्लांट पार्ट से अलग होकर नीचे गिर जाएगी। तो अगर इसको एज इट इज मैंने सॉइल में गिरने दिया तो उस प्लांट के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का क्या हो जाएगा? लॉस। तो इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इस लीफ में से निकल कर जो है मोबिलाइज होकर पहुंच जाते हैं यंग, या तो यंग लीव्स में या फिर यंग प्लांट पार्ट्स में। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि इस प्लांट ने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है वेस्ट होने से बचा लिया। अदरवाइज अगर ये ऐसा रीमोबिलाइजेशन नहीं करता तो लीफ के साथ में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल में वापस चले जाते हैं। समझ में आई चीज? तो रीमोबिलाइजेशन होता है ओल्डर सेनेसिंग पार्ट्स से यंगर पार्ट्स में, ताकि मिनरल न्यूट्रिएंट्स को बचाया जा सके, उनको सेव किया जा सके। तो ओल्डर डाइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट टू यंगर लीव्स बिफोर फॉलिंग डाउन, यानी जो ओल्डर लीव्स है गिरने से पहले अपने न्यूट्रिएंट्स को यंग लीव्स की तरफ रीमोबिलाइज करवा देते हैं। सबसे ज्यादा जो रीमोबिलाइजेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, उसमें आता है फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम, यानी ये चार न्यूट्रिएंट्स का सबसे ज्यादा रीमोबिलाइजेशन होता है। बट अगर मैं बात करूं उन एलिमेंट्स की जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम बेसिकली एक, आपने देखा होगा कि कैल्शियम प्रेजेंट होता है मिडल लेमेला में, ठीक है। जो सेल वॉल में जो मिडल लेमेला प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, उस मिडल लेमेला में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो वो स्ट्रक्चर बना रही है उन सेल्स का। तो वो लीफ में से हम मिडल लेमेला में से डायरेक्ट कैल्शियम का रिमोबिलाइजेशन नहीं करवा सकते, वो सेल उसी वक्त वहां पर खत्म हो जाएगा। इसलिए वो सारे एलिमेंट्स जो सेल्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, यानी उसके स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, उनका रिमोबिलाइजेशन नहीं होता। समझ में आ रही है आपको चीज? तो जो रेडी मोबिलाइज्ड एग्जांपल्स याद करने हैं आपको, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, ये चीजें एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है। तो बस हमने लास्ट वीडियो में वाटर का ट्रांसलोकेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग ने मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जितने भी है उनका भी रीमोबिलाइजेशन भी कर लिया, और यहाँ तक कि उनका एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन की स्टडी कर ली।
नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टॉपिक फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट। आई मीन फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट की, फ्लोएम में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है चीजों का, वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखो शुरुआत करता हूँ मैं, लीव्स में हुआ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हुआ तो फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज में और उसके बाद में प्लांट के दूसरे पार्ट तक उसको ट्रांसलोकेट किया जाता है। अब ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करके ही हम क्यों ट्रांसलोकेट करते हैं, इसका डिस्कशन हम बायोमोलिक्यूल्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, बस आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज ट्रांसलोकेशन हमेशा सुक्रोज की फॉर्म में करता है, जो कि एक डाइसैकेराइड है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, यानी ट्रांसलोकेशन ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होता, वो हमेशा सुक्रोज की फॉर्म में होगा। और सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसलोकेट होने के बाद में जब स्टोरेज ऑर्गन में पहुंचेगी तो स्टोरेज होगा स्टार्च की फॉर्म में, यानी फोटोसिंथेसिस से बना ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हुआ सुक्रोज की फॉर्म में और स्टोर हुआ स्टार्च की फॉर्म में। सोर्स और सिंक, वापस वही दो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सोर्स, तो फ्लोएम मूवमेंट कर रहा है बेसिकली सुक्रोज का, तो अब सुक्रोज का सोर्स क्या है, तो हमें पता है सुक्रोज का सोर्स है लीव्स। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से लीफ के अंदर ही बनता है, बाद में लीफ में बनने के बाद में ये फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पहुंचेगा, सिंक में। सिंक में जाने के बाद में वहां पर ये अनलोड होगा और सेल्स तक वहां पर पहुंचता है। अब यहाँ पर सिंक का काम कौन करेगा, सिंक का काम करेंगे वो सारे ऑर्गन्स जो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे या फिर उसको स्टोर करेंगे स्टार्च की फॉर्म में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोर्स और सिंक रिवर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सीजन के ऊपर या प्लांट की नीड्स पे। रिवर्स भी हो सकता है, मतलब सोर्स सिंक बन सकता है और सिंक सोर्स बन सकता है। कैसे होगा, मैं एक छोटे से एग्जांपल से सिखाता हूँ आपको ये चीज। हम लोग बात करते हैं अर्ली स्प्रिंग सीजन की। अर्ली स्प्रिंग सीजन मतलब बसंत ऋतु अब आने वाली है। अब हम लोग कहते हैं स्प्रिंग सीजन या बसंत ऋतु जिसको कहते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब बसंत आता है तो प्लांट्स में नई नई कलियां खिलती है, प्लांट्स में नई नई लीव्स जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो जब अर्ली स्प्रिंग आती है, उस अर्ली स्प्रिंग में प्लांट्स को बहुत सारे जो है फूड की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, क्योंकि अब प्लांट्स बहुत सारी लीव्स और बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारे फ्लावर्स का फॉर्मेशन करने वाला, और इतने फॉर्मेशन के लिए उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी और बहुत सी एनर्जी के लिए उसको बहुत सारा फूड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब होता क्या है कि जब प्लांट का अनफेवरेबल सीजन होता है, जो होता है ऑटम सीजन, आपने सुना होगा, जब बहुत ठंडी पड़ती है तो उस बहुत ठंडी वाले सीजन में प्लांट क्या करते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म काफी कम हद तक रोक देता है, बहुत सारी लीव्स को अपने आप से वो अलग कर देता है, जिसको आप कहते हो पतझड़ या ऑटम सीजन। आपने देखा होगा ऑटम सीजन में बहुत सारी लीव्स गिर जाती है। क्यों, क्योंकि वो अनफेवरेबल सीजन रहता है प्लांट्स के लिए। तो जब बसंत ऋतु आएगी तो ट्रीज में जो नई नई बर्ड्स बनेगी, वो नई बर्ड्स को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके अलावा यंग लीव्स बनेगी तो उनको अपना फोटोसिंथेटिक एपरेटस डेवलप करना होगा। उस डेवलपमेंट के लिए उसको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन था, उस अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो ग्लूकोज बन रहा था, उस ग्लूकोज को स्टोर किया गया रूट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जितना भी ग्लूकोज बना उसको स्टार्च की फॉर्म में किसने स्टोर कर लिया, रूट्स ने स्टोर कर लिया। क्यों, ताकि जब फेवरेबल सीजन आए तो उस फेवरेबल सीजन में इस शुगर को उन यंग पार्ट्स में पहुंचाया जा सके। तो अर्ली स्प्रिंग सीजन में सिंक का काम कौन कर रहा है, सिंक का काम कर रहा है ये नई बर्ड्स, और सोर्स का काम कौन कर रहा है, सोर्स का काम कर रहा है रूट्स। नॉर्मली हमने क्या किया था, नॉर्मली हमने लीफ जो है वो सोर्स थी और सिंक कौन था, रूट के सेल्स जहां पर स्टोरेज हो रहा था। लेकिन स्प्रिंग सीजन में क्या हो गया, अर्ली स्प्रिंग सीजन में रूट जो कि पहले सिंक था अब वो सोर्स का काम कर रहा है, क्योंकि उसने स्टोर कर रखा था उस ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में। और ये जो यंग लीव्स डेवलप हो रही है अब वो किसका काम कर रही है, सिंक का काम कर रही है। इसलिए हमने कहा था कि सोर्स और सिंक रिवर्स हो सकते हैं। जो पहले सोर्स था वो सिंक बन गया, जो सिंक था वो सोर्स बन गया, डिपेंडिंग ऑन दी सीजन। तो इसलिए वो स्टेटमेंट वहां पर ऐसा लिखा गया। अब फ्लोएम के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, वो बाय डायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शनल कैसे, पहले लीफ से रूट में जा रहा था, अब रूट से लीफ में जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट है बाय डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में होता है। जबकि जाइलम के अंदर हमेशा मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल ही होगा, यानी रूट से हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा। कभी भी जाइलम में वाटर दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। और ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है नीट एग्जाम का।
अब फ्लोएम के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम कहते हैं फ्लोएम सैप, और उस फ्लोएम सैप का जब हमने स्टडी किया तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट है, सुक्रोज प्रेजेंट है, हॉर्मोन्स प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, और बहुत सारी दूसरी शुगर्स भी वहाँ पर प्रेजेंट होती है। हॉर्मोन्स के बारे में हमने बात की थी कि जाइलम सेप में भी हॉर्मोन्स प्रेजेंट है, तो फ्लोएम सेप में भी हॉर्मोन्स प्रेजेंट है, यानी हॉर्मोन्स जाइलम और यहाँ तक कि फ्लोएम दोनों के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब आ गया हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मास फ्लो। मास फ्लो किसे कहते हैं, जब जो लिक्विड मूवमेंट या जो सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, तो सॉल्वेंट के मूवमेंट के साथ साथ सारे के सारे सॉल्यूट एक मास में मूवमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। जैसे कि एक नदी का बहना, तो जब वो नदी बहती है तो उस पानी के साथ साथ में जितना भी उसमें कंपोजिशन है सब का सब एक साथ बहता है, तो उसे हम कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस, और यही हम लोग अब फ्लोएम में भी स्टडी करेंगे। ध्यान से सुनना जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इस वीडियो को देखने से पहले अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो प्लांट एनाटॉमी में जो फ्लोएम वाला वीडियो हमने डिस्कस किया है वो वीडियो जरूर देखो, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद में आपके लिए ये चीज समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ध्यान से सुनना काफी अच्छे से जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ सबसे पहले एक लीफ का सेल जो मेरे लिए सोर्स का काम करेगी। ग्लूकोज का बनाऊंगा मैं, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर होगा, तो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अब वहाँ पे लीफ है तो लीफ में हमें पता है फ्लोएम प्रेजेंट होता है, और फ्लोएम का आपने कंपोनेंट्स पढ़े होंगे फ्लोएम में कि फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, सीयू ट्यूब सेल्स होते हैं, और प्रेजेंट होते हैं कंपेनियन सेल्स। और ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स एक दूसरे के साथ में हमेशा स्ट्रक्चरली, फंक्शनली और यहाँ तक कि डेवलपमेंटली भी एक दूसरे के साथ में हमेशा प्रेजेंट होंगे। यानी कि लीफ सेल में बना ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज को हमने भेजना है फ्लोएम में, तो फ्लोएम में सीव ट्यूब में भेजना होता है अल्टीमेटली, क्योंकि जो मूवमेंट होता है वो तो बेसिकली कहाँ होगा, सीव ट्यूब के अंदर ही होगा, लेकिन ये पहले मूव करेगा कंपेनियन सेल के अंदर। यानी लीफ सेल से ग्लूकोज पहले कंपेनियन सेल में जाएगा और कंपेनियन सेल में से जाएगा ये पहले सीव ट्यूब के अंदर। अब इस सीव ट्यूब जो एक लॉन्गिट्यूडनल पूरा का पूरा एक चैनल की तरह काम कर रहा है। इस सीव ट्यूब में हमने अच्छे से पढ़ा था फ्लोएम में, दिस सीव ट्यूब इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो जो जितने भी सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं ये सभी सीव ट्यूब एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं एक सीव ट्यूब। यहाँ पर देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सिंगल सीव ट्यूब एलिमेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सिंगल सीव ट्यूब एलिमेंट, फिर ये दूसरा सीव ट्यूब एलिमेंट, और ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। एक सीव ट्यूब एलिमेंट एक सिंगल सेल की तरह काम करता है, और जितने भी सीव ट्यूब एलिमेंट्स है ये एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज्ड है, और इनके बीच की जो वॉल है जो इन दोनों सीव ट्यूब एलिमेंट को सेपरेट कर रही है, यानी ये वाली वॉल, इस वॉल के अंदर होल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो आपको यहाँ पर कनेक्टिंग होल्स दिख रहे होंगे, इनको हम कहते हैं सीव पोर्स। क्या कहते हैं? सीव पोर। सीव का मतलब होता है जाली, तो एक जाली की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। अब इन्हीं सीव पोर की वजह से मूवमेंट होगा यहाँ पर फ्लोएम के अंदर जो सैप है उसका, इसी सीव पोर के अंदर जो है मूवमेंट होगा किसी भी चीज का, जो अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से सुक्रोज का मूवमेंट होगा यहाँ पर, वो किसके थ्रू होगा, सीव पोर्स के थ्रू होगा। अब लीफ से, अब लीफ में हमने सोर्स की बात कर ली, अब मैं बात करूंगा सिंक की। तो सिंक में ये देखो, ये हमारे पास में एक रूट का सेल है जो कि सिंक की तरह काम करेगा। अब रूट का सेल है तो वहाँ पे भी कंपेनियन सेल तो प्रेजेंट होगा ही होगा, फ्लोएम तो हर जगह प्रेजेंट होता है। तो ये कंपेनियन सेल यानी कि लीफ सेल से आएगा लीफ के कंपेनियन सेल में, फिर वहाँ से सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब तो पूरा प्लांट को कनेक्ट करके रखता है, वहाँ से फिर वो पहुंचेगा रूट सेल में जो कंपेनियन सेल है उसमें, और फिर अल्टीमेटली पहुंचेगा रूट सेल के अंदर। तो ये सोर्स से लेकर सिंक तक का मूवमेंट यहाँ पर है। अब ये मूवमेंट क्यों होता है वो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब फ्लोएम प्रेजेंट है तो फ्लोएम के साथ साथ में जाइलम भी प्रेजेंट यहाँ पर होगा, तो ये कंप्लीट एक जाइलम वेसल मैंने यहाँ शो कर दी जिसमें वाटर का मूवमेंट होगा, और ये वाटर का मूवमेंट हमेशा और हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन में होता है, जो कि होता है नीचे से ऊपर, यानी रूट से ऊपर के डायरेक्शन में। आई बात समझ में? शुरुआत कर रहा हूँ पूरे प्रोसेस का, ध्यान से सुनना। लीफ सेल के अंदर बना ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को सबसे पहले हमने डाला कंपेनियन सेल के अंदर, और वो होगा एक्टिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट मतलब एनर्जी यूज करके हम लोग ये ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। लीफ सेल से कहाँ पे आ गया, कंपेनियन सेल से, और कंपेनियन सेल से ये कहाँ पर आ गया, हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर। ध्यान से सुनना। अब सीव ट्यूब एलिमेंट में पहुंच चुका है सुक्रोज।
जब सीव ट्यूब एलिमेंट में सुक्रोज पहुंचेगा, यानी सल्यूट हमने ऐड किया, जब सल्यूट ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल हमेशा कम होगा। बहुत अच्छे से डिस्कस किया हमने स्टार्टिंग के जो वीडियोस थे कि जब भी हम किसी सेल में सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, यानी सीव ट्यूब एलिमेंट में वाटर पोटेंशियल कम है और जो बाजू में जाइलम है वहां पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि इसमें बहुत सारा वाटर हमेशा प्रेजेंट होता है। तो सीधा सीधा जाइलम वेसल से वाटर का जो है मूवमेंट हो जाएगा सीव ट्यूब सेल के अंदर। समझ में आई चीज। अब जब वाटर इसके अंदर पहुंचा, एक तरफ से इसमें सुक्रोज आया और एक तरफ से ऑटोमेटिकली वाटर आया, तो जब इस सेल में वाटर आएगा तो टर्गर प्रेशर बनेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा, यानी एक हाई प्रेशर एरिया यहाँ पर क्रिएट हो गया। यहाँ पर वाटर का प्रेशर, हाई प्रेशर एरिया यहाँ पर क्रिएट हो गया और यहाँ पर जो है लो प्रेशर एरिया है, जिसकी वजह से ये जो फ्लोएम सेप है यानी वाटर और उसके अंदर सुक्रोज, वो सारा का सारा मास में फ्लो हो जाएगा, मास में फ्लो हो जाएगा और फ्लो होकर वो किस तरफ जाएगा, लो प्रेशर जोन की तरफ। तो ये यहाँ पर पहुंच गया। जब ये यहाँ पर पहुंच गया तो हमने इसके बाद में इस फ्लोएम सेप के अंदर जो सुक्रोज प्रेजेंट है उस सुक्रोज को एक्टिवली मूव करवाया कंपेनियन सेल के अंदर और बाद में इस कंपेनियन सेल से कहां पर आ गया, वापस रूट सेल के अंदर ये पहुंच गया। अब जब सुक्रोज इस सीव ट्यूब एलिमेंट से पहुंच गया कंपेनियन सेल में, तो यहाँ पर सल्यूट का मूवमेंट वापस कहाँ चला गया, कंपेनियन सेल में, यानी सीव ट्यूब में वापस जो है सल्यूट कम हो गया। सल्यूट कम हो गया मतलब वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया और वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया यानी यहाँ पर वाटर पोटेंशियल हाई है, जाइलम वेसल में कंपैरेटिवली वाटर पोटेंशियल कम है, तो वाटर वापस कहाँ चला गया, जाइलम वेसल के अंदर। यानी वाटर जाइलम वेसल से फ्लोएम सीव ट्यूब में आया और सीव ट्यूब से वापस जाइलम में चला गया और ये जो वाटर बह के गया सीव ट्यूब में तो उसके साथ साथ पूरा का पूरा सुक्रोज भी मास में फ्लो हो गया या बह गया, इसलिए हम इसे कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। और प्रेशर फ्लो क्यों, तो जिस टर्गर प्रेशर की वजह से जो मूवमेंट हुआ वाटर का, उस प्रेशर के साथ साथ में पूरा का पूरा सल्यूट भी वहां पर मूवमेंट कर गया। तो ये पूरी हाइपोथेसिस कहलाती है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस और मास फ्लो हाइपोथेसिस। एनसीईआरटी की थ्योरेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो देखो इन्होंने ऐसा लिखा है कि ग्लूकोज लीफ में सिंथेसाइज हुआ, सिंथेसिस होने के बाद में ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद में सुक्रोज मूव हुआ कंपेनियन सेल में और उसके बाद में सीव ट्यूब में, किसके थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, किसके थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। छोटी से छोटी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब बिकॉज सुक्रोज सीव ट्यूब में पहुंच गया तो वहां पे सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, यानी कंडीशन कैसी हो गई, हाइपरटोनिक। हमें पता है जितना ज्यादा सल्यूट डालोगे कंडीशन हाइपरटोनिक होगी। उसकी वजह से क्या हो गया, वाटर पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। उसकी वजह से जाइलम से वाटर मूव कर गया सीव ट्यूब के अंदर। जब वाटर अंदर मूव किया तो ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हुआ तो जो फ्लोएम सेप है इस हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ चला गया और उसमें उसको हेल्प किसने किया, सीव फोर्स ने इसकी हेल्प की, जहां से इजीली जो है मूवमेंट हो गया इस फ्लोएम सेप का। और फ्लोएम सेप कहाँ पे पहुंचा, अल्टीमेटली सिंक में। सिंक में आने के बाद में क्या होगा कि सुक्रोज जो है वहां से प्लांट सेल में पहुंच जाएगा। रूट सेल बेसिकली प्लांट सेल है तो वहां पर भी पहुंच गया। अब इसकी वजह से फ्लोएम में हाई वाटर पोटेंशियल डेवलप हो गया। हाई वाटर पोटेंशियल डेवलप होने की वजह से यहाँ से वाटर वापस कहाँ चला गया, जाइलम के अंदर। तो कुछ इस तरह से पूरा का पूरा प्रेशर फ्लो या मास फ्लो होता है फ्लोएम के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसी हाइपोथेसिस में अब एनसीईआरटी ने जिस डायग्राम से इसको एक्सप्लेन किया है वो डायग्राम हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बहुत सिंपल सा डायग्राम है। एनसीईआरटी ने इसमें क्या क्या शो कर रखा है कि इन्होंने एक तरफ तो एक मैच्योर लीफ शो की है जो फोटोसिंथेसाइज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगी। अब ये यहाँ पे सोर्स की तरह काम करेगा। दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ पे रूट शो की है। अब ये रूट जो है स्टोरेज के लिए यहाँ तक पहुँचेगा शुगर। इस तरफ इन्होंने टिप ऑफ स्टेम शो किया है जहाँ पे एक यंग बड है। अभी इस यंग बड का डेवलपमेंट के लिए इसको बहुत सारा एनर्जी चाहिए होगा और ये एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी, उस फूड से जो फ्लोएम से आएगा। तो फ्लो और ये जो कंप्लीट कनेक्शन आपको ये जो दिख रहा है एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट ट्यूब दिस इज कॉल्ड एज सीव ट्यूब। फ्लोएम है पूरा का पूरा, जैसे कि जाइलम प्लांट के हर एक पार्ट को कनेक्ट करता हुआ रहता है वैसा ही फ्लोएम भी हर पार्ट को कनेक्ट करते रहता है। ये कंप्लीट सीव ट्यूब है और ये देखो आप यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिंगल सीव ट्यूब एलिमेंट है। और कैसे दो एलिमेंट्स के बीच में आपको ये सीव पोर्स दिख रहे होंगे, एक प्लेट और प्लेट के बीच में ये स्पेसिस जो है ये है सीव पोर्स जो मास फ्लो में हेल्प करती है।
तो शुरुआत करें अगर हम लोग सोर्स से, तो सोर्स में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ फोटोसिंथेसिस में, अभी सुक्रोज एंटर कर गया सीव ट्यूब्स के अंदर। सुक्रोज जैसे सीव ट्यूब में एंटर करेगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा क्योंकि सल्यूटेड हुआ है, और वाटर जाइलम से पहुंच गया कहाँ पे, फ्लोएम के अंदर वाया ऑस्मोसिस। वाटर के आते ही वहां पे टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो गया। नाउ दिस इज हाई प्रेशर जोन, ठीक है, और यहाँ पर है अब लो प्रेशर जोन। तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है पूरा का पूरा मास फ्लो हो जाएगा फ्लोएम के अंदर, जो वाटर और उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सब कुछ मास फ्लो होता हुआ सिंक में वहां पर अपने आप पहुंच जाएगा। तो शुगर सोल्यूशन जो है वो फ्लो कर गया टुवर्ड्स लो टर्गर प्रेशर। अब ये इस तरफ तो यहाँ पे आने के बाद में ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है और इस तरफ नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि फ्लोएम के अंदर बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। यहाँ टिप ऑफ स्टेम पे पहुंचने के बाद में शुगर सीव ट्यूब से बाहर निकल गई, शुगर वहां से बाहर निकली तो वाटर पोटेंशियल बढ़ गया और वाटर पोटेंशियल ऑस्मोसिस करके वापस कहाँ चला गया, जाइलम में, और सेम चीज हो गई यहाँ पर रूट के अंदर भी। तो ये एनसीईआरटी फिगर का एक्सप्लेनेशन है फॉर मास फ्लो हाइपोथेसिस। सबसे लास्ट पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने जो डिस्कस किया है वो डिस्कशन है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर। गर्डल हम किसको कहते हैं, अगर मैं किसी भी स्ट्रक्चर के चारों तरफ किसी चीज से कवर कर दूं तो उसको मैं कहूँगा गर्डल। तो सिमिलरली इस एक्सपेरिमेंट को क्यों किया गया, सबसे पहली बात तो इसलिए किया गया ताकि ये प्रूव किया जा सके कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट में वो किस टिश्यू की हेल्प से होता है। हमें पता है वो फ्लोएम की हेल्प से, बट इस चीज को प्रूव करने के लिए गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। इन्होंने क्या किया, जो बार्क रहता है प्लांट का उस बार्क को वहां से कट करके हटा दिया। किस डेप्थ तक कट किया उसको, जैसे समझो बार्क की डेप्थ है, तो ये बार्क बाहर से हमें अच्छे से पता है बार्क का रीजन सबसे बाहर से एपिडर्मिस रहता है, तो यहाँ से लेकर जहां तक फ्लोएम वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा पार्ट इन्होंने कट करके निकाल दिया, जिसकी वजह से ये इस तरह से एक गर्डल जैसा फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। ये देखो, ये पूरा पूरा सर्कुलर इन्होंने ऐसे कट कर दिया और फ्लोएम टिश्यू को यहाँ से निकाल दिया गया। कुछ वीक्स बाद में ये देखा गया कि जो अपर पार्ट है, गर्डल से ऊपर वाला पार्ट, उसमें क्या हो गया, स्वेलिंग हो गया। और वो स्वेलिंग हो गई, क्यों स्वेलिंग हो गई, क्योंकि फ्लोएम निकालने के बाद में जो फूड या फ्लोएम की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता था, फ्लोएम नहीं होने की वजह से फूड नीचे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया और यहाँ पे जाकर ये एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से स्वेलिंग प्रोड्यूस हुई। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने प्रूव किया कि यस, फ्लोएम वो पाथवे है जिसके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बात करें तो एक रिंग ऑफ बार्क कहाँ तक, फ्लोएम लेयर की डेप्थ तक केयरफुली हमने रिमूव किया। उसके बाद में कुछ वीक्स बाद में जो पोर्शन रिंग के ऊपर है वो सोलन हो गया। सोलन होने का रीजन, क्योंकि फूड जो है डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाया, और ये प्रूव करता है कि फ्लोएम ही ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। बस दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। इस तरह से ये चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया आज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की। अब आप बस इतना कीजिए, अब अच्छे से एनसीईआरटी खोलो और लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड अच्छे से एनसीईआरटी को समझो। छोटी से छोटी चीज पे आपको फोकस करना है, बिकॉज नीट के क्वेश्चंस बहुत छोटी लाइन से भी बनकर वहां पर हमारे सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।